हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एमपीसीएचयू के पेपर की ऑफिशियल आंसर की। अभी अभी एमपीसीएचयू की एग्जाम हुई थी 17 अप्रैल को। उसी पेपर को आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम डिस्कस करें, सेकंड शिफ्ट का पेपर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। जो हरियाणा सीएचयू के एग्जाम देने वाले हैं वो सभी इस पेपर को ज़रूर देखें, और जो आगामी सीएचयू के एग्जाम्स देने वाले हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएचयू की, वो भी इस पेपर को कंप्लीट ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। चलिए फटाफट से सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आपको मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लामेशन इन विच देयर इज फ्लूइड शिफ्ट टू द इंटरस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड एज। देखिए आपको बताना है इन्फ्लामेशन का वो मैनिफेस्टेशन जिसमें क्या हुआ है, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर फ्लूइड शिफ्ट हो जाए तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। सीधी सी बात है, अगर कहीं पर भी आपको सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, तो उस दौरान क्या होता है, जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस उसमें फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। तो वहीं तो आपको पूछा गया यहाँ पे, आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, स्वेलिंग। क्या करोगे आप यहाँ पे, करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, स्वेलिंग। यानी कि फ्लूइड अगर शिफ्ट हो रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो ये इन्फ्लामेशन का जो मैनिफेस्टेशन है वो कौन सा है, स्वेलिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, a person with HIV infection developed candida infection of the urinary tract. This opportunistic candida infection is an example of which following type of infection। देखिए एक पर्सन है जिसको HIV इन्फेक्शन हो रखा है, साथ ही उसको कैंडिडा इन्फेक्शन भी हुआ है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कैंडिडा का इन्फेक्शन भी हुआ है। अब देखिए कि उसमें आप क्या पूछा गया है, जो कैंडिडा इन्फेक्शन हुआ वो कौन सा है, अपॉर्चुनिस्टिक कैंडिडा इन्फेक्शन। जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ये किस टाइप का इन्फेक्शन है, यानी आपको ये बता दिया गया है कि पर्सन HIV का है और उसको कैंडिडा इन्फेक्शन हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। अब देखिए जो अपॉर्चुनिस्टिक कैंडिडा इन्फेक्शन हो रहा है ये किस टाइप का इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, during respiration the process of obtaining oxygen from the atmospheric air and making it available to the tissues and organ of the body is called। देखिए रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसको आप क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। जो भी एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होती है, यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसको आप ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन करने के बाद वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ और ऑर्गन को भी जाती है, मतलब टिश्यूज़ को भी मिलेगी और जो भी ऑर्गन्स है उनको भी वो ऑक्सीजन सप्लाई होगी। तो ये जो प्रोसेस है ये बॉडी के अंदर होती है, तो इसको क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकेंड, ऑक्सीजनेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीजनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए पर्सन हैविंग नॉर्मल ECG रिपोर्ट फाइंडिंग द साइनस रिदम स्टार्ट्स इन द। यानी कि एक पर्सन है जिसकी ECG की जाती है तो उसकी जो ECG रिपोर्ट है वो नॉर्मल फाइंड आउट होती है। अब आपको ये पूछा गया कि जो साइनस रिदम है वो कहाँ से स्टार्ट होगी या कब स्टार्ट होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, ऐसे नोड। जो ऐसे नोड होती है वहाँ से साइनस रिदम जो है वो स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइब्रोसिरस सैक दैट कवर्स द हार्ट इज कॉल्ड। यानी कि हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है या फिर जो कवरिंग पाई जाती है वो फाइब्रोसिरस सैक की होती है। इसको क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब हो गया तीनों लेयर, यानी कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तीनों लेयर को अगर कॉम्बिनेशन में बोलते हैं तो वो बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है फाइब्रोसिरस सैक की, वो कौन सी होती है, पेरिकार्डियम लेयर की। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, द सेल्स दैट कैरी आउट फेगोसाइटिक एक्टिविटी रिमूव बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है सेल्स के अंदर, वो कौन से सेल्स है जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करती है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, कूफर सेल्स। जो कूफर सेल्स होती है वो ब्लड से टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया दोनों को ही रिमूव करने का काम करती है और फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन सेक्रेटिंग पोर्शन ऑफ द पैनक्रियाज इज।
पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, या फिर वो तो अलग बात है कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पैनक्रियाज के कौन से पोर्शन से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, इजलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आप सभी को पता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इजलेट्स ऑफ लैंगरहेंस जो सेल्स है वहाँ से, या फिर इस पोर्शन जो पैनक्रियाज के पोर्शन है यहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, the cells that myelinated the nerve fiber in the peripheral nervous system is। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व फाइबर्स है वो माइलिनेटेड होती है, वो कौन सी सेल्स से होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, स्वान सेल्स। जो स्वान सेल्स है यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व फाइबर्स है वो माइलिनेटेड होती है, तो कौन सी सेल्स से होती है, स्वान सेल से। अगला क्वेश्चन देखिए, A 10-year-old boy had chicken pox. The immunity that results naturally from the infection is called। यानी कि एक बच्चा है 10 साल का और उसको चिकन पॉक्स हुआ है। चिकन पॉक्स होने के बाद में उसमें इम्यूनिटी डेवलप हुई है। ये सभी ने आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चिकन पॉक्स जब किसी पर्सन को होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, दूसरी बार उसके अंदर इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, तो दूसरी बार चिकन पॉक्स होने के बहुत रेयर चांस होते हैं। देखिए 10 साल का बच्चा है, चिकन पॉक्स उसको हो गया है और चिकन पॉक्स होने के बाद उस बच्चे में इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। तो ये जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है ये किस टाइप की इम्यूनिटी है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, A 10-year-old boy has brought to the emergency with history of severe prolonged asthma attack that is unresponsive to usual treatment. The diagnosis of the child is। 10 साल का बच्चा इमरजेंसी में अभी एडमिट हुआ है, उस बच्चे को जो प्रॉब्लम हो कौन सी है, सीवियर प्रोलॉन्ग्ड अस्थमा अटैक। और जब उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो ट्रीटमेंट के प्रति वो क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है, यानी कि उसको कोई असर नहीं हुआ है ट्रीटमेंट का। अब आपको ये पूछा गया कि ये डायग्नोसिस है, यानी इस बच्चे को जो कंडीशन हो रखी है डेवलप, इसका ये कौन सी डिजीज कंडीशन को इंडिकेट कर रही है, कौन से डायग्नोसिस है, ये कौन सी डिजीज का डायग्नोसिस है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटस एस्थमेटिकस। यानी ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज कंडीशन है स्टेटस एस्थमेटिकस, जिस कंडीशन में क्या हो रहा है, बच्चे को एस्थमेटिक अटैक तो हो रहा है, उसको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं लेकिन उस ट्रीटमेंट का असर उस पर नहीं हो रहा है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटस एस्थमेटिकस। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए कॉन्शियस चॉकिंग चाइल्ड अपवर्ड थ्रस्ट आर डिलीवर्ड टू द अपर एब्डोमन विद द फिस्टेड हैंड एट द पॉइंट जस्ट बिलो द रिब कैच, दिस मैन्यूअर इज कॉल्ड। बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा कुछ रामायण आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है चॉकिंग में जो मैन्यूअर यूज़ लिया जाता है कौन सा होता है, हेमेल्च मैन्यूअर, बस वहीं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। चॉकिंग में हेमेल्च मैन्यूअर यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ पूछने का तरीका इनका अलग है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बच्चा है वो क्या है, कॉन्शियस है और उसको चॉकिंग हुआ है, चॉकिंग होने के बाद क्या कर रहे हैं आप, हेमेल्ची मैन्यूअर यूज़ कर रहे हैं। यानी आपको पूरी प्रोसेस बता दी हेमेल्ची मैन्यूअर की कि आप जो अपर एब्डोमन है या फिर जो लोअर जो रिब केज है जस्ट उसके जस्ट बिलो आप क्या कर रहे हैं, फिस्टेड हैंड से यानी मुट्ठी बंद करके अपने हाथ से आप क्या कर रहे हैं, अपवर्ड थ्रस्ट यानी आप मैन्यूअर यूज़ कर रहे हैं। उसमें मतलब जो मैन्यूअर यूज़ करते हैं आपने देखा होगा हेमिल्च मैन्यूअर के अंदर एडल्ट्स में भी देते हैं, बच्चों में भी देते हैं। बच्चों में मुट्ठी बंद करके देते हैं और एडल्ट्स में दोनों हाथ को ओपन करके दोनों हाथों से जो है प्रेस करते हैं एब्डोमेन को, या फिर जो भी चेयर वगैरह है उससे भी पर्सन खुद भी हेमिल्च मैन्यूअर यूज़ कर सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया उस मैन्यूअर का नाम, आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, हेमिल्च मैन्यूअर। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेमिल्च मैन्यूअर। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इन्फेंट क्रेवल्स बिफोर द क्रीप बिफोर द स्टैंड्स, द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। क्रीप का मतलब होता है घसीटना, यानी कि बच्चा जो है वो रेंगता है, रेंगने से पहले घसीटता है अपने आप को, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं मतलब बच्चा रेंगता है उससे पहले क्रीपिंग करता है, यानी वो क्रेवल्स भी अच्छे से नहीं कर पाता। क्रेवल्स से पहले क्रीपिंग होगी, उसके बाद में क्रेवल्स आएंगे, क्रेवल्स के बाद में वो खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होने के बाद में वो चलना सीखेगा। तो ऐसे मतलब एक ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस है, यहाँ पे यही तो पूछा गया, ये जो ट्रेंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का उसको क्या कहेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, सिक्वेंशियल ट्रेंड यानी दिशात्मक प्रवृत्ति। सिक्वेंशियल ट्रेंड है, एक के बाद एक एक्टिविटी जो है वो बच्चा सीखता जाता है, यानी उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
Vaccine for coronavirus infection is administered to the entire population in order to attain which of the following type of immunity, यानी all over population, entire population को, अभी कोविड-19 चल रहा था और कोविड वैक्सीनेशन जो है वो हुआ है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन डेवलप की गई है वो वैक्सीन जो है वो सभी लोगों को एडमिनिस्टर करवाई जा रही है। ये वैक्सीन किस टाइप की इम्यूनिटी पर्सन्स के अंदर डेवलप करेगी? करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फोर्थ, हेल्ड इम्यूनिटी। कम्युनिटी में जो भी बीमारी वगैरह फैलती है उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट यूज़ लेते हैं या फिर वैक्सीन वगैरह यूज़ लेते हैं ये होती है हेल्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? हेल्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, diphtheria a toxoid vaccine prepared by detoxicating the toxin prepared by the organism। जो डिप्थीरिया है वो क्या है? टॉक्सोइड वैक्सीन है जिसको प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन को डिटॉक्सिकेट करके, जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके टॉक्सिन को डिटॉक्सिकेट करके इसको क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ टॉक्सोइड प्रिपरेशन। जो आप टॉक्सोइड प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका एक करेक्टरिस्टिक आपको बताना है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, हाईली इफेक्शियस एंड सेफ इम्यूनाइजिंग एजेंट। हाईली इफेक्शियस एंड सेफ इम्यूनाइजिंग एजेंट, ये क्या है? करेक्टरिस्टिक है टॉक्सोइड प्रिपरेशन का। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीशीरा इज। एंटीशीरा का मेन कॉम्प्लिकेशन आपको बताना है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, और सभी को पता है अभी यूपीपीएससी के एग्जाम में DOC पूछी गई थी, ड्रग ऑफ चॉइस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की। वहाँ पे आपको आंसर में करना था एड्रेनलिन, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है इसलिए मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, द डोजेज ऑफ आयरन एडमिनिस्ट्रेड फॉर एडोलसेंट्स अंडर एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम इज। देखिए जो एडोलसेंट्स है, एडोलसेंट्स एज होती है 10 से लेकर 19 साल, मतलब 10 से लेकर 19 साल तक की जो एज होती है वो होती है एडोलसेंट एज। एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो आयरन की टैबलेट्स वगैरह या फिर आयरन की जो डोज एडमिनिस्टर करवाई जाती है एडोलसेंट्स को, वो कितनी करवाई जाती है सिंपली आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, 100 मिलीग्राम, 100 mg, 100 मिलीग्राम जो है आयरन की टैबलेट या फिर डोज जो है वो एडमिनिस्टर करवाई जाती है एडोलसेंट्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट्स इज टू। देखिए यहाँ से मैं दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एक तो जो आपको पूछा गया है वो, और एक देखो विप्स की आपको फुल फॉर्म कभी कभार पूछ ली जाती है कि विप्स की फुल फॉर्म बता दीजिए। दोस्तों आपको फिर करेक्ट आंसर करना है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। विप्स का मतलब होता है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो एक प्रोग्राम है, ये एडोलसेंट्स के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था विप्स प्रोग्राम। इसका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है ये आपको पूछा गया है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है? ऑप्शन सेकंड आपको करेक्ट आंसर करना है, ब्रेक इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ एनीमिया। जो इंटरजनरेशनल जो भी साइकिल है एनीमिया के लिए उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, मतलब एनीमिया के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको मिनिमाइज करना, ये क्या है? लॉन्ग टर्म गोल है विप्स प्रोग्राम का। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following is an indicator of the prevalence of contraceptive practice in the community is। नहीं जो कम्युनिटी के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस है उसका आपको प्रिवलेंस इंडिकेटर बताना है। कौन सा एक प्रिवलेंस इंडिकेटर है दोस्तों? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, कपल प्रोटेक्शन रेट। यानी कपल जो प्रोटेक्शन रेट है वो क्या है? वो प्रिविलेंस इंडिकेटर है कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस का, किसमें? कम्युनिटी में। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज। जो थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कॉमनली यूज ली जाती है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, प्रोजेस्टेट। प्रोजेस्टेट ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्टेबल्स एक्सेप्ट। सभी यहाँ पे प्रोजेस्टोजेन जो ओनली इंजेक्टेबल्स है एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फोर्थ, इथेनिल एस्ट्रेडियोल। जो इथेनिल एस्ट्रेडियोल है इसको छोड़कर बाकी सभी DMPA नेट एंड DMPA SC ये सभी क्या है? प्रोजेस्टोजन ओनली इंजेक्टेबल्स है। ओके ऑप्शन फोर्थ जो है वो प्रोजेस्टोन ओनली इंजेक्टेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस एक्स missed a single dose of oral contraceptive pills, the best response as a community health officer to miss X will be। कोई भी आपके पास एक महिला आई है जिसको आपने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है मिस एक्स आपके पास में आई है
और वो आपको बताती है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने दिए उसकी एक डोज जो है वो मिस हो चुकी है, यानी कि आज मैंने डोज, कल डोज जो है वो मैंने नहीं ली। अब आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उस महिला को क्या बताएंगे? वो जो मिस एक्स आपके पास आई है उसको आप क्या बताएंगे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर? दोस्तों उस महिला को कहना है कि अगर आपने कल डोज नहीं ली है तो आज वो जो डोज आपने कल मिस की है वो आज आप साथ में ले लीजिए, यानी 2 टैबलेट आप आज साथ में ले लीजिए, यानी कि आपका ऑप्शन फोर्थ जो है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक 2 पिल्स द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स, यानी 2 टैबलेट्स या 2 पिल्स आप साथ में ले लीजिए और जो कोर्स आपको दिया गया है ये आप कंटिन्यू रखिए। ओके, ये आपका रेस्पॉन्स होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ वुमेन विजिट्स फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स एंड inquiries about the best time for her to conceive. The nurse says that the best chance to pregnancy is when, यानी कि एक महिला है जो परिवार नियोजन क्लिनिक में जाती है और अपने गर्भ धारण करने के लिए सर्वोत्तम समय, बेस्ट टाइम जो है उसके बारे में पूछती है। नर्स का कहना है कि सबसे अच्छी जो संभावना है तब होती है जब, यानी कि वो बेस्ट टाइम आपको बताना है। फैमिली मतलब वो जो वुमेन है वो क्या करना चाहती है, वो जो है प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, उसके लिए उसको बताना है कि कौन सा वो बेस्ट टाइम है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज हाई, यानी जो LH हार्मोन है वो हाई हो जाए उस दौरान जो है कंसीव होने के, यानी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये आपका क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नर्स लिंडा is assessing a 16-year-old adolescent female who reports weight loss, amenorrhea, and depression. Which of the following additional information reported by the client suggested that she has an eating disorder? देखिए नर्स जो है, नर्स का नाम आपको यहाँ पे दे रखा है लिंडा, और वो क्या कर रही है कि 16 साल की महिला को असेस कर रही है। 16 साल की एडोलसेंट फीमेल है उसको असेस कर रही है, और असेस करने पे वो फाइंड आउट होता है उसमें वेट लॉस हो रहा है, उस महिला में क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, एमनोरिया की कंडीशन और डिप्रेशन की कंडीशन उस महिला में डेवलप है। अब आपको ये पूछा गया कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिपोर्ट हुई है इसमें मतलब कौन से प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकेंड, एक्सेसिव एंड रिचुअलाइज्ड एक्सरसाइज, यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपको करेक्ट आंसर करना है, एक्सेसिव एंड रिचुअलाइज्ड एक्सरसाइज। जो यहाँ पे रिपोर्ट हुई है वो निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त जानकारी को बताती है और उसके खाने का विकार है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर में क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, एक्सेसिव एंड रिचुअलाइज्ड एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, As per the WHO, what is the ideal temperature of the newborn resuscitation room? जो न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम है उसका आइडियली टेम्परेचर क्या होता है WHO के अकॉर्डिंग? ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा ही जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फोर्थ, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लेबर रूम का टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जेंस? अगर बच्चे को कन्वर्जेंस आ रहे हैं या फिर कन्वर्जेंस की हिस्ट्री है तो उस बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं लगानी है, यानी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, DPT वैक्सीन। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डेज प्रोग्राम डील्स विथ कम्युनिटी स्क्रीनिंग फॉर चिल्ड्रंस फॉर 4Ds, यानी कि कौन सा वो प्रोग्राम है जिसके तहत जो कम्युनिटी स्क्रीनिंग की जाती है बच्चों की उसके 4D की स्क्रीनिंग होती है? वो प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, फरवरी 2013 में, और इसमें 4D स्क्रीनिंग बच्चों की जाती है इस प्रोग्राम के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, होम बेस्ड न्यूबॉर्न कैन इंक्लूड केयर चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ डेज पर ईयर, यानी कि जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर दी जाती है बच्चों को वो कब तक दी जाती है? 42 डेज। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 42 डेज, यानी 42 दिन तक के बच्चे को जो है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जो है वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, This DAS system digitized the entire vaccine stock management, their logistic and temperature taking at all level of vaccine storage। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है डैश जो यहाँ पे दिया गया है इसको फिल करना है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, इलेक्ट्रिकल
सॉरी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, जो भी एंटायर वैक्सीन स्टॉक मैनेजमेंट है यानी ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी कि देश, अपन देश का बोल सकते हैं, मतलब इंडिया जो है, इंडिया के कोने कोने में जहाँ पर भी वैक्सीन वगैरह स्टोर हो रही है, वो जो वैक्सीन स्टॉक मैनेजमेंट हो रहा है उसको डिजिटाइज करने के लिए, और उसमें जो भी लॉजिस्टिक, टेम्परेचर, जो भी ट्रैकिंग वगैरह है, वो सब कुछ वैक्सीन की स्टोरेज को ट्रैक करने के लिए, टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम का नाम है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, the type of pelvis that has a long oval brim in which anterior posterior diameter is longer than that transverse diameter is called। देखिए उस टाइप के पेल्विस के बारे में आपको बताना है जो लॉन्ग हो और ओवल ब्रिम के अंदर होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो लॉन्गर होता है देन ट्रांसवर्स डायमीटर। इन ट्रांसवर्स डायमीटर की बजाय एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। और शेप जो है वो पेल्विस की लॉन्ग एंड ओवल ब्रिम टाइप की होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है उस पेल्विस का नाम। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है उसका जो डायमीटर होता है ओवल ब्रिम में वो कैसा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लॉन्गर होता है देन ट्रांसवर्स डायमीटर के बजाय। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर डिलीवरी द अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट ऑन एग्जामिनिंग द नंबर ऑफ वेसल्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज। बिल्कुल सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कितनी वेसल्स होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले तो ये बोला है कि आफ्टर डिलीवरी अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं, क्लैम्प करते हैं और उसको कट करते हैं। जब आप उसको एग्जामिन करेंगे तो उसमें वेसल्स के जो नंबर है वो भी आपको पता है 3 होती है वेसल्स, 2 आर्टरीज होती है, 1 वेन होती है। तो यही तो आपको पूछा गया है कितनी प्रेजेंट होगी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर वेसल्स। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन थर्ड, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, painless non-rhythmic uterine contractions that are easily palpable up from about 12 week of gestation is called। यानी 12 वीक ऑफ gestation पे जो है पेनलेस और नॉन रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, इसको क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन थर्ड, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रेक्शन। जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन है वो कैसे होते हैं, पेनलेस और नॉन रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं जो 12 वीक ऑफ gestation पे पाल्पेट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, the increased volume of vaginal secretions due to high level of estrogen results in a thick white discharge, it is known as। यानी कि वेजाइनल सिक्रेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, थिक और वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ चुका है। मतलब एस्ट्रोजन लेवल जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका अगर हाई लेवल हो जाए उसकी वजह से जो है थिक और वाइटिश डिस्चार्ज जो है वो वेजाइनल सिक्रेशंस देखने को आपको मिलेंगे। इसको क्या कहेंगे, इस टर्म को बोलते हैं ल्यूकोरिया। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया का मतलब है एक्सेसिव वेजाइनल सिक्रेशंस या फिर एक्सेसिव वाइटिस वेजाइनल डिस्चार्ज होना, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, the presence of more than 1 lakh organisms per ml in 2 consecutive urine sample in a absence of declared symptoms is called as। मतलब जो यहाँ पे आपको नमूने दे रखे हैं, मतलब 1 लाख से अधिक जीवों में, मतलब 1 लाख ऑर्गेनिजम्स पर ml 2 कंसेक्यूटिव यूरिन सैंपल आपने लिए और उसमें किसी प्रकार के कोई भी मतलब सिम्टम्स जो है एब्सेंट है, वो डिक्लेयर हो चुका है, मतलब एब्सेंस ऑफ डिक्लेयर्ड सिम्टम्स जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, इसको क्या कहेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। यानी कि इस यूरिन में किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो होता है एसिम्टोमेटिक। और बैक्टीरियूरिया है क्योंकि यूरिन के आपने सैंपल लिए हैं और उसमें किसी भी प्रकार के कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं, फाइंड आउट नहीं हुए हैं, तो ये होगा एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो है कॉन्स्टिपेशन जो है वो सभी कंडीशंस की वजह से हो सकता है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन से कॉन्स्टिपेशन होगा, आयरन सप्लीमेंटेशन अगर महिला ले रही है उससे भी कॉन्स्टिपेशन होगा, और ओपिएट एनाल्जेसिया ले रही है तो भी कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले रही है तो इससे कॉन्स्टिपेशन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
Which of the following hormones secrete during pregnancy cause vasodilation and lower blood pressure? यानी वो कौन सा हार्मोन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी secrete होता है जिससे जो है वेजोडाइलेशन होता है और वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर भी लो होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 वीक्स प्रेग्नेंट वुमन हैज़ ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 to 109 mm of Hg and diastolic blood pressure 150 to 159 mm of Hg. Which of the following category of hypertension in pregnancy does the woman belongs to? यानी आपको डायस्टोलिक और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो आपको दे रखा है। 29 वीक की प्रेग्नेंट महिला है, उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से 109 है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 से 159 है। 150 टू 159 mm Hg है। देखिए यहाँ से मतलब 100 से 109 और 150 से 159, तो ये आपके पास में वैल्यू दे रखी है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। अब आपको ये पूछा गया कि ये हाइपरटेंशन की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि कौन सी कैटेगरी का हाइपरटेंशन इस महिला को हो रखा है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड मॉडरेट। ये जो हाइपरटेंशन है ये कौन सी कैटेगरी से है? मॉडरेट कैटेगरी का। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फुल टाइम मदर विथ गेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवर्ड ए बेबी बॉय फॉर 4 kg weight. What investigation must be done regularly for to prevent complications? फुल टाइम मदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज़ महिला को हो रखी थी और उसमें फुल टाइम डिलीवरी है, मतलब टाइम पे डिलीवर भी बच्चा हो चुका है। बच्चे का वेट आपको बता दिया गया है 4 kg का उस बच्चे का वेट है। अब आपको ये पूछा गया कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप करोगे जिससे आप फर्दर जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनसे उनको प्रिवेंट कर सको। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अ प्रेग्नेंट वुमेन हीमोग्लोबिन वैल्यू डिक्रीज एंड रीचेज द लोवेस्ट इन विच ट्राइमेस्टर? यानी कि एक प्रेग्नेंट महिला है उसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, उसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है और वो सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे कम जो लेवल होता है हीमोग्लोबिन का उस लोवेस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। ये कौन से ट्राइमेस्टर में होगा? ऐसा जो आपको ये कंडीशन आपको दी गई है, कंडीशन कौन से ट्राइमेस्टर में होगी? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो डिक्रीज भी होगी और लोवेस्ट लेवल पे भी चली जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, when the systolic blood pressure is between 130 to 139 mm of Hg, the blood pressure is classified as। यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर दे रखा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 mm of Hg है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसको आपको क्लासीफाई करना है कौन सी कैटेगरी से है, कौन सी क्लासिफिकेशन का है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, a 40-year-old patient is diagnosed with asthma. Which of the following can be used as an aid to diagnosis and monitor asthma? देखिए 40 साल का पर्सन है, पेशेंट है, उस पर्सन को क्या हो रखा है? अस्थमा हो रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा डायग्नोसिस आप यूज़ करेंगे या फिर क्या आप मॉनिटर करेंगे अस्थमा को डिटेक्ट करने के लिए? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड पीक फ्लो मीटर। आपको यहाँ पे पीक फ्लो मीटर यूज़ करना होगा। पीक फ्लो मीटर से आप जो है डायग्नोस कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं एस्थमेटिक कंडीशन को। अगला क्वेश्चन देखिए, A 48-year-old man is suspected to have COPD. Which of the following tests need to be done for confirm the diagnosis? देखिए एक 48 साल का पर्सन है, उसको COPD है, मतलब वो सस्पेक्टेड है नहीं लेकिन वो सस्पेक्टेड है, ऐसा लगता है कि इस पर्सन को COPD हो सकता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है इस पर्सन को हो सकती है, सस्पेक्टेड है, कंफर्म नहीं कह सकते कि इसको COPD है बट वो सस्पेक्टेड है। अब देखिए वो कौन सा टेस्ट है जो आप करोगे जिससे आप कंफर्म पता करोगे कि इस पर्सन को COPD ही हुआ है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड स्पायरोमीट्री से आप पता कर सकते हैं कि इस पर्सन को COPD एक्चुअल में हो रखा है। सस्पेक्टेड तो था लेकिन एक्चुअल में टेस्टेड तो आप करोगे, ऐसे ही थोड़ी है कि पेशेंट आया उसने बता दिया कि मेरे को सांस में दिक्कत है, अब आपको क्या पता कि उसको अस्थमा हो रखा है कि COPD हो रखा है ना? तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जाँच करनी पड़ेगी उसकी पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, ए 55-year-old वुमेन इज ब्रॉट टू
इमरजेंसी विथ हिस्ट्री ऑफ सडन लैप्स इन कॉन्शियसनेस एंड फेंटिंग, दिस कंडीशन इज नॉन एज। देखिए 55 साल की महिला आती है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है, यानी इमरजेंसी में उसको लिया गया। वो क्यों इमरजेंसी में लिया गया? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस से कोलैप्स हो रही है और फेंटिंग है, मतलब वो अनकॉन्शियस की कंडीशन में चली गई और वो मतलब चक्कर आके गिर गई है, या फिर बेहोश अचानक से वो हो जाती है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, सिनकॉप। इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकॉप। सिनकॉप बोलते हैं फेंटिंग होना या फिर अचानक से अनकॉन्शियस होना है, कॉन्शियसनेस जो है वो उसका ब्रेकडाउन होना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से अनकॉन्शियस हो जाए, एकदम से या सडनली अनकॉन्शियस हो जाए, फेंटिंग की कंडीशन डेवलप हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं सिनकॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, द रूल यूज्ड टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया इज। हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं? दोस्तों करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, रूल ऑफ 15। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फिर से आपको फ्यूचर में पूछा जा सकता है। रूल ऑफ 9 बर्न की कैटेगरी को डिटेक्ट करते हैं, मतलब जो जलते हैं यानी जल जाते हैं उनको, उनकी जो बर्न सरफेस एरिया है उसको डिटेक्ट करने के लिए रूल ऑफ 9 यूज़ करते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें कौन सा रूल यूज़ करते हैं? रूल ऑफ 15। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्पी जोस्टर इन्फेक्शन इंसिडेंस इज मैनली इंक्रीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। जो हर्पी जोस्टर इन्फेक्शन है उसके इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कौन सी एज ग्रुप के लोगों के अंदर? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, अबव 50 ईयर। 50 साल से जो भी ज़्यादा के होते हैं उनमें हर्पीज जोस्टर के इन्फेक्शन के ज़्यादा इंसिडेंस पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, A 3-year-old child with measles has table salt crystals like races in that buccal mucosa is called as। देखिए एक 3 साल का बच्चा है, उसको मेजल्स हुआ है और मेजल्स होने पे देखिए टेबल साल्ट क्रिस्टल्स जैसे जो है रेसेस जो है वो डेवलप हो चुके हैं बक्कल म्यूकोसा के अंदर, इसको क्या कहेंगे? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, कॉप्लेक्स स्पॉट। सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि मेजल्स के अंदर क्या होते हैं? कॉप्लेक्स स्पॉट। वही कंडीशन आपको दे रखी है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल द फॉलोइंग आर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर H1N1 एक्सेप्ट, यानी जो H1N1 इन्फेक्शन है उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट है, मतलब सभी क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्म पता कर सकते हैं H1N1 का, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, CRP। ऑप्शन फोर्थ को छोड़कर बाकी सभी सही है। रियल टाइम PCR, वायरल कल्चर, वायरस स्पेसिफिक न्यूट्राइजिंग एंटीबॉडीज, ये तीनों टेस्ट हम कर सकते हैं और H1N1 का पता कर सकते हैं। CRP से हम इसका पता नहीं कर सकते। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, A 40-year-old patient has severe illness due to H1N1 infection. Which of the following medicine has to be administered for him? एक 40 साल का पेशेंट है, उसको H1N1 का इन्फेक्शन हुआ है, उसको कौन सा मेडिसिन आप एडमिनिस्टर करेंगे? तो उसको एडमिनिस्टर जो मेडिसिन करनी है वो कौन सी करनी है? ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर। अगला क्वेश्चन देखिए, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय। डिप्थीरिया किसकी वजह से कॉज होता है? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, बैसिलाई। डिप्थीरिया जो है वो बैसिलाई से कॉज होने वाली डिजीज कंडीशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IMNCI इन ए चाइल्ड एज 2 month एंड up to 5 year, if the child is unable to drink and having convulsions and or severe malnutrition, the child is classified as। ये BPCCHN की आपको बुक में मिलेगा, ये आपको मिलेगा BPCCHN की बुक में। तो मैंने आपको कहा था BPCCHN की बुक से भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अभी फिलहाल MPCQ के एग्जाम में कहीं से भी नहीं पूछे गए थे, ये पहला क्वेश्चन ही आया है अब की बार। देखिए IMNCI के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं 2 महीने से लेकर 5 साल तक के, वो देखिए अनेबल टू ड्रिंक, वो पीने में क्या है? अनेबल है, साथ ही कन्वर्जेंस उसको आ रहे हैं, साथ ही सीवियर माल न्यूट्रिशन उन बच्चों को हो रखा है। तो ये कौन से कैटेगरी के अंदर हो गए? कौन से कैटेगरी के अंदर इनको डाला गया है? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, वेरी सीवियर डिजीज। वेरी सीवियर डिजीज के अंदर इनको क्लासीफाई किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपरट्रोफिड sebaceous gland found in surrounding the nipples during pregnancy are named as। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो निपल्स है उनके चारों तरफ जो सीबियसियस ग्लैंड होती है वो हाइपरट्रोफिड हो जाती है। इस टर्म को क्या कहते हैं? इस टर्म को बोलते हैं मोंटगोमेरी
ट्यूबरकल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू मीजल्स। मीजल्स की वजह से जो मोस्ट कॉमनली डेथ वगैरह होती है उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है न्यूमोनिया। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, न्यूमोनिया। और आप सभी को पता है जो भी 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनमें मोस्टली जो डेथ होती है वो न्यूमोनिया की वजह से होती है। मोस्टली जो डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है? न्यूमोनिया की वजह से। अगर मिजल्स उनको हुआ और उसकी वजह से, मिजल्स की वजह से अगर डेथ हुई तो होगी न्यूमोनिया की वजह से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ सैंपल कैन बी यूज्ड टू आइसोलेट पोलियो वायरस। जो आइसोलेट पोलियो वायरस है उसके लिए कौन सा सैंपल यूज करते हैं? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, स्टूल का सैंपल। कौन सा सैंपल? स्टूल सैंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वायरस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेबीज वैक्सीन। कौन सा वायरस है जिससे रेबीज वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, लाइव एटीन्यूएटेड वायरस। जो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस है उनसे रेबीज वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ HIV वायरल कोर प्रोटीन इन पेशेंट्स ब्लड इज क्लासिफाइड बाय। जो HIV वायरल कोर प्रोटीन है वो पेशेंट्स के ब्लड में होती है, उसकी कितनी क्या क्वांटिटी फाइंड आउट होती है? करेक्ट आंसर, यानी उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट किससे करते हैं? करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, P24 एंटीजन। करेक्ट आंसर आपको क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट, P24 एंटीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्यूट ऑटो इम्यून डिजीज। इनमें से आपको एक ऑटो इम्यून डिजीज बतानी, कौन सी है, कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है? करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फोर्थ, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो दोनों कंडीशन है ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है। और यही क्वेश्चन एम्स नॉरसेट 2020 में पूछा गया था। 2020 के सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन को लेकर। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, अस्थमा और टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस। वहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर करना था टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस। अगला क्वेश्चन देखिए, द सीरम क्रिएटिनिन काइनेज यानी CK राइजेज इन ए पेशेंट विद मायोकार्डियल इंफ्राक्शन विद द फास्ट। यानी जब भी MI का अटैक किसी पर्सन को आता है तो उसमें जो CK-MB का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। वो कब बढ़ता है? जब भी MI का किसी को अटैक आए तो कितनी देर में वो CK-MB का जो लेवल है वो राइज हो जाता है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकेंड, 3 to 6 आवर, यानी 3 से 6 घंटे में। जब भी MI का अटैक आएगा उसके 3 से 6 घंटे के बाद CK-MB का लेवल जो है उस पर्सन में बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NPHCE इज द प्रोग्राम विच टेक्स केयर ऑफ डेस ग्रुप। जो NPHCE प्रोग्राम है इसमें कौन से ग्रुप के लोगों को केयर प्रोवाइड की जाती है? करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, जेरियाट्रिक, यानी जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनको NPHCE प्रोग्राम के तहत उनको केयर वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इनिशिएटिव फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ इज कॉल्ड। देखिए जो इनिशिएटिव ये जो स्टार्ट किया गया जीरो प्रिवेंटिव मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ के लिए, ये क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, सुमन। यानी कि एक प्रोग्राम चलाया गया सुमन, SUMAN, जिसमें जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ के लिए ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लो वेट फॉर हाइट इज नोन एज डेस एंड यूजुअली इंडिकेट रिसेंट एंड सीवियर वेट लॉस। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, वास्टिंग। यानी लो वेट फॉर हाइट इज नोन एज, अगर लो वेट है हाइट के बजाय तो उसको बोलते हैं हम वास्टिंग। एंड यूजुअली इंडिकेट रिसेंट एंड सीवियर वेट लॉस। और ये जो वास्टिंग है ये क्या करती है? ये इंडिकेट करती है रिसेंट और सीवियर वेट लॉस पर्सन में हुआ है या बच्चे में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेस is in a health facility where children and severe acute malnutrition are managed। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी NRC, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। जो NRC है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। जो भी SAM के बच्चे होते हैं उनको मैनेजमेंट दिया जाता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के जो भी बच्चे होते हैं उनको NRC, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर पे उनको जो केयर है वो अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
if your BMI is 25.0 to more than 30, it falls within the days, then यहाँ पे कुछ अलग ही प्रकार के बहुत ही मतलब ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड वगैरह देख के आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। देखिए, यदि आपका BMI 25 से लेकर लेस देन 30 है तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, सिंपली यही पूछा गया है। 25 से 30 है तो सीधी सी बात है ये नॉर्मल है, कोई ज़्यादा वो है नहीं, अंडर वेट भी नहीं है और ना ही ये आप बोल सकते हैं हेल्दी वेट, यानी नॉर्मल है। ओके, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, सॉरी यहाँ पे 20 से 25 जो है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल वेट होता है, वो क्या होता है, नॉर्मल BMI। और जो 25 से अबव है, 25 से लेकर 30 तक है, वो क्या है, ओवरवेट है, वो क्या है, ओवरवेट है। और जो 30 है उससे अगर ज़्यादा है तो वो क्या है, ओबेसिटी है, वो क्या है, ओबेसिटी है। और अगर 20 से कम है तो वो क्या कहलाती है, अंडरवेट। वो कौन सी कैटेगरी में आती है, अंडर वेट। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, ओवर वेट। 25 से ज़्यादा है और 30 से कम है तो वो क्या है, ओवर वेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द ड्रॉप रेट फॉर एन इंट्रावेनस फ्लूइड प्लान फॉर 120 ml ओवर 3 आवर्स। 1 ml 20 GTT आपको यहाँ पे दे रखा है और आपको यहाँ पे पूछा गया कैलकुलेट आपको करना है ड्रॉप रेट। IV आप किसी भी पर्सन को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, IV एडमिनिस्टर आप कर रहे हैं, यहाँ पे 120 ml 3 घंटे के अंदर आपको देना है और आपको 1 ml जो है 20 GTT यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दे रखी है। अब आपको कैलकुलेट करके बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, 30 ड्रॉप्स पर मिनट। 13 ड्रॉप्स जो है वो पर मिनट आप स्टार्ट करोगे तभी वो 3 घंटे में 120 ml कंप्लीट होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट रेस्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेज ऑफ स्लीप। जो साइकोलॉजिकल रेस्ट है वो कौन सी स्टेज ऑफ स्लीप से एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, रैम स्लीप, REM स्लीप। जो REM स्लीप है उससे रिलेटेड है, उससे एसोसिएटेड है साइकोलॉजिकल रेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट। देखिए, बिल्कुल सेंट्रल लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस अब की बार MPCHU के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, इंटेंशनल टॉर्ट का आपको एग्जाम्पल पूछा गया, कौन सा एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, फॉल्स इम्प्रिसनमेंट। जो फॉल्स इम्प्रिसनमेंट है वो इंटेंशनल टॉर्ट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए 40-year-old पेशेंट इज एडमिनिस्टर्ड 1200 mg of injection ceftriaxone. What is the amount medicine that has to given for patient 1 vial 1 gram to dilute with 10 ml वाटर फॉर इंजेक्शन। देखिए, फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यानी कि द कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। एक 40 साल का पेशेंट है, उसको आप 1200 mg सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्टर करवा रहे हो। अब जो मेडिसिन है वो आपके पास में अवेलेबल है, एक वायल में 1 ग्राम, और उसको डाइल्यूट करना है 10 ml वाटर के अंदर। तो यहाँ पे आप कितना ml जो है आप यहाँ पे वाटर उसके अंदर जो है इसमें डाइल्यूट करोगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था 12 ml। कितना, 12 ml। थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, 1 ग्राम में 10 ml आप डाइल्यूट कर रहे हो तो 200 mg और अगर आपको बढ़ा दे तो सीधी सी बात है 2 ml और बढ़ा दीजिए, और 2 ml बढ़ा दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 ml। तो 12 ml आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन। यानी कौन सी इफेक्टिवनेस ऑफ वैलिडेट आपको बताने कि पेशेंट और नर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए क्या ज़रूरी है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन सेकंड, पेशेंट फीडबैक। यानी कि नर्स और जो पेशेंट कम्युनिकेट करते हैं उस दौरान पेशेंट का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, उसी से कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग वाटर लेवल इन ए ह्यूमिडिफायर इज टू। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है प्रिवेंट ड्राइंग द नेजल म्यूकोसा। यानी कि जो ऑक्सीजन थेरेपी जब देते हैं तो ऑक्सीजन थेरेपी में क्या करते हैं, जो ह्यूमिडिफायर के लिए वाटर वगैरह है वो यूज़ लिया जाता है, वाटर ह्यूमिडिफायर के लिए यूज़ करते हैं। अब जो ह्यूमिडिफायर के लिए वाटर यूज़ करते हैं इसका पर्पज़ क्या है, ये क्या करता है, जो नेजल म्यूकोसा है उसको ड्राइंग होने से प्रिवेंट करता है, मतलब सूखाने से बचाता है, इसीलिए वाटर जो है वो ह्यूमिडिफायर के रूम में यूज़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशेंट रिपोर्ट 4 आवर्स आफ्टर हैविंग ए क्लीन वुंड विदाउट लेसरेशंस
ही हैड टेकन टीटी 10 ईयर बिफोर द नेक्स्ट स्टेप एंड मैनेजमेंट इज। देखिए एक पेशेंट है, वो रिपोर्ट करता है कि 4 घंटे पहले उसको एक क्लीन वुंड बना है और विदाउट लेसरेशंस, बिल्कुल लेसरेशंस नहीं है। ही हैड टेकन टीटी 10 ईयर बिफोर, मतलब उसने टीटी का जो इंजेक्शन है वो 10 साल पहले लिया है, ये भी उसने बता दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या फिर नेक्स्ट मैनेजमेंट आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, सिंगल डोज ऑफ टीटी। उस पर्सन को सिंगल डोज ऑफ टीटी जो है वो लगाना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। The nurse is receiving a patient in trauma emergency to feel the skin temperature of her patient the nurse uses। देखिए एक नर्स जो है वो रिसीव कर रही है इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट को, जिसको क्या हुआ है, ट्रोमा हुआ है या एक्सीडेंट वगैरह आप बोल सकते हैं। तो उस पेशेंट की स्किन से टेम्परेचर जो है वो फील कर रही है कौन, नर्स। देखिए यहाँ पे नर्स क्या यूज़ करेगी, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फोर्थ, डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड। जो हैंड की डोर्सल सरफेस है वो सरफेस यूज करेगी और उस सरफेस से क्या करेगी, स्किन के टेम्परेचर को फील करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। इन ह्यूमन बॉडी ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर मूवेबल बोन कौन सी होती है, वो भी कहाँ पर, स्कल के अंदर। स्कल में कौन सी मूवेबल बोन होती है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, मैंडिबल। मैंडिबल बोन जो है वो क्या होती है, मूवेबल बोन होती है। जब आप खाना खाते हो मैंडिबल बोन हिलती है, और जब आप बोलते हो तो भी आपकी मैंडिबल बोन जो है वो मूवमेंट करती है। तो जो मैंडिबल बोन है वो क्या होती है, मूवेबल बोन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। द स्टडी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग फंक्शंस एंड डिजीज ऑफ मसल्स इज नॉन एज। देखिए जो मस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर स्टडी जब करते हैं तो उसमें फंक्शंस एंड जो डिजीज़ है, मसल्स के जो भी फंक्शंस होते हैं, उनकी जो डिजीज कंडीशंस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, मायोलॉजी। इस स्टडी को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मसल्स के फंक्शन हो, डिजीज कंडीशंस हो, उनकी बारे में स्टडी हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स द सिक्रेटिंग एसीएल फ्रॉम स्टोमक। स्टोमक के अंदर जो एसीएल है उसके सिक्रेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, गैस्ट्रिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखिए। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का वो कहाँ पर स्थित है, यह है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। यानी कि जो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो एमपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था रायसेन। रायसेन ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट आंसर आपको करना है 28 जुलाई, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हु इज़ द करंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए अभी जो है करंट में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है, वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, सिंपली ये आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, श्री भूपेंद्र यादव, जो अभी करंटली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको सूची है, 2 सूची आपको दे रखी है, उनको करेक्टली आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। हम्पी कहाँ पे है, चोला मंदिर कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, खजुराहो कहाँ पे है, ये आपको करेक्टली मैच करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, यानी 1C, सेकंड B, थर्ड D एंड फोर्थ A, यानी CBDA, CBDA, इस प्रकार से इनको मैच करना था। जो हम्पी है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। चोला मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। फतेहपुर सीकरी जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और खजुराहो जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से इनको मैच करना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एट ईच स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफ्रेंस विच में हाइंडर एंड प्रोसेस सच इंटरफ्रेंस इज नॉन एज। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा ही जाता है। जो भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उनकी प्रत्येक स्टेज में
पॉसिबिलिटी या फिर इंटरफेरेंस विच में हाइंडर एंड प्रोसेस, मतलब जब कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें हाइंडर ऐसे कुछ इंटरफेयर करने वाले कुछ भी तत्व हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो भी इंटरफेरेंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं उनको? बैरियर। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन थर्ड है। जो बैरियर होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को लेकर कौन सा एक सही है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेटजी कॉमनली यूज्ड टू इम्प्रूव थेरापेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स इज कॉल्ड, जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक स्ट्रेटजी यूज की जाती है, उस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग से ही थेरापेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, आपको यहाँ पे करेक्टली मैच करना है, मतलब जो मैच यहाँ पे कर रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही से मैच किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, A3 B4 C1 D2, यानी कि 3 4 1 2। देखिए 3 4 1 2 इस प्रकार से आपको मैच करना था। मास कम्युनिकेशन का मतलब हो गया न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है वो कौन से है, मास कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया आई कांटेक्ट, मतलब आंखों से इशारे करते हो, वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बोलते तो वो कौन सा हो जाता, वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन आप आंखों से इशारे कर रहे हो तो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बोलना, स्पीकिंग बोलकर आप कुछ बता रहे हो तो वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया प्रेयर। ट्रांसपर्सनल का मतलब है आप अपनी आत्म इच्छा से मन में जो कुछ भी आप बोलते हो वो क्या है, प्रेयर है, वो क्या है, प्रेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन के बहुत सारे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। देखिए कौन सा एलिमेंट है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का नहीं है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, री इन्फोर्समेंट जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। फीडबैक, मीडियम, इंटरेक्शन, ये सभी क्या है, जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डोजेज ऑफ फॉलिक एसिड गिवन अंडर द विप्स वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट इज। देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से यही क्वेश्चन पूछ लिया कि कितनी डोज जो है वो आप एडमिनिस्टर करोगे। हालांकि वहाँ पे आयरन की पूछी गई थी, यहाँ पे फॉलिक एसिड की पूछी गई है, क्वेश्चन वही है, उसमें आयरन की पूछी गई है, यहाँ पे फॉलिक एसिड की पूछी गई है। विप्स प्रोग्राम के तहत एडोलसेंट्स को जो फॉलिक एसिड है उसकी कितने क्या डोज प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फोर्थ, 500 माइक्रोग्राम म्यूजी, यानी 500 म्यूजी जो है वो डोजेज जो है फॉलिक एसिड की एडोलसेंट्स को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए विप्स प्रोग्राम के तहत। वहाँ पे आयरन की पूछी गई थी, वहाँ पे आपको करना था 100 mg, और अगर 500 म्यूजी को 500 म्यूजी ना देकर 0.5 mg दे दे तो भी आपको यहाँ पे 5, ये जो 0.5 mg है वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, और अगर म्यूजी में इसको लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा 500 म्यूजी। तो आपके दोनों सही है, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए आयरन एंड फॉलिक एसिड को लेकर। देखिए अगला क्वेश्चन, द एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एक्सेप्ट, एडोलसेंट जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज उनके अंदर सभी सर्विसेज इंक्लूड की गई एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन थर्ड, जेनेटिक स्क्रीनिंग को छोड़कर बाकी सभी जो है, सभी जो सर्विसेज यहाँ पे दी गई है, ऑप्शंस आप पढ़ते रहिएगा, तीनों ही सर्विसेज जो है इस जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज है इनके अंदर इंक्लूड की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मैकेनिज्म थ्रू द 6x6x6 स्ट्रेटजी। देखिए वो कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मैकेनिज्म यूज होती है थ्रू 6x6x6 स्ट्रेटजी के। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, AMB। ये कौन सा प्रोग्राम है, AMB। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर मिशन परिवार विकास विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड किट्स बिंग डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आशा फॉर न्यूली वेड कपल्स। जो भी न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनको मिशन परिवार विकास के अंडर तहत जो है इनिशिएटिव प्रमोटिव फैमिली प्लानिंग के लिए किट्स वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है आशा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, नई पहल। ये एक मिशन चलाया गया है, मिशन परिवार विकास के तहत नई पहल चलाई गई है जिसमें जो भी न्यूली कपल्स होते हैं उनको जो है आशाएं जो होती है वो फैमिली प्लानिंग के लिए किट्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए,
आइडेंटिफाई द लोगो, इस लोगो को आइडेंटिफाई करना है कि ये लोगो किसका है, ये लोगो किसका है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट ICDS। ICDS ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है ये है ICDS का, यानी इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। देखिए MPCHU के एग्जाम में पहली बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, वो भी लोगो आपको दिखाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, The Ministry of Health and Family Welfare under Mission Parivar Vikas has launched two new contraceptives, the injectable contraceptive and contraceptive pills there are। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है MOHFW है, उसके अंडर यानी कि ये जो मिशन परिवार विकास है उसके अंडर अभी न्यूली कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है लॉन्च की गई है। उसमें एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, उनके नाम आपको बताने हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट अंतरा एंड छया। अंतरा क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, और छया क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो मिशन परिवार विकास के तहत न्यूली कॉन्ट्रासेप्टिव्स लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स और प्रोग्राम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक्सेप्ट, जो MOHFW है उसके अंतर्गत सभी प्रोग्राम्स और स्कीम्स आते हैं, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन थर्ड पोषण अभियान। पोषण अभियान को छोड़कर बाकी सभी जो है वो MOHFW की स्कीम्स और प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूड अंडर जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एक्सेप्ट, जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया उसके अंतर्गत सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स को सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, एक को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन फर्स्ट फ्री डाइट फॉर 3 days फॉर सी सेक्शन डिलीवरी। यानी इसको छोड़कर बाकी जो सभी सर्विसेज है, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड इफ रिक्वायर्ड, फ्री डाइट, ये तो सभी प्रोवाइड की जाती है। ये जो फ्री डाइट फॉर 3 days वगैरह है ये प्रोवाइड नहीं की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन द डेमोग्राफिक साइकिल। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर इंडिया कौन सी स्टेज के अंदर है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड लेट एक्सपांडिंग। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, while conducting health survey demographic indicators helps in all of the following except। जब आप हेल्थ सर्वे कंडक्ट करते हैं तो उसमें जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है वो आपकी हेल्प करते हैं, सभी हेल्प करेंगे एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फोर्थ पॉपुलेशन स्टेटिक्स को छोड़कर बाकी सभी जो है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है, जो जब हेल्थ सर्वे कंडक्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर आर 905 फीमेल्स and 1002 males in a village, the ratio of number of females per 1000 males is called। देखिए यहाँ पे सेक्स रेशियो की डेफिनेशन दी गई है कि 905 महिलाएं हैं 1002 पुरुषों पर। एक गांव के अंदर 905 महिलाएं हैं 1002 पुरुषों पर। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि 1000 मेल के ऊपर जो फीमेल्स का जो रेशियो है इसको क्या कहते हैं, सीधी सी बात है सेक्स रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेक्स रेशियो। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम puerperal causes occurring among the female population of a given geographical area during a given year per 1 lakh live births occurring among the population of the given geographical area during the same year is। यानी आपको यहाँ पे एक कंप्लीट डेफिनेशन दी गई है या एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये किसका फॉर्मूला है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR। देखिए यहाँ पे 1 लाख दे दिया गया है और आप सभी को पता ही होगा 1 लाख किसको इंडिकेट करता है, MMR, यानी कि MMR को इंडिकेट करता है 1 लाख यूनिट। यानी कि जब यहाँ पे MMR का आप फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम puerperal causes occurring among the female population in a given geographical area during a given year upon birth occurring among the population is given geographical area during the same year। ये आपकी डेफिनेशन है इंटू 1 लाख। तो इंटू ये जो 1 लाख है ये किसको इंडिकेट करता है, MMR को। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन चेंज हैज़ 3 कंपोनेंट एक्सेप्ट। देखिए जो पॉपुलेशन चेंज है वो 3 कंपोनेंट से होता है एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है मॉर्बिडिटी, ऑप्शन
फोर्थ बर्थ रेट, मिटिग्रेशन, डेथ रेट, ये सभी जो है 3 कंपोनेंट्स है जो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस वगैरह होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मेजर्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स in a particular area of the population in a specific location, meaning the number of doctors for a particular number of peoples is expressed as। देखिए बहुत लंबी कहानी लिखी है, यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी गई है कम्प्लीटली, और ये बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन है, बस यही पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, रेशियो। ये क्या होगा, रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिजीज रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और इन ए सर्टेन एरिया इज नोन एज। यदि कोई डिजीज कंडीशन रेगुलरली एक पर्टिकुलर पीपल्स के अंदर या फिर पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर फाइंड आउट हो रही है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडेमिक। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the care provided by community health centers to the population belongs to the which level of health care। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जो केयर वगैरह प्रोवाइड की जाती है पॉपुलेशंस को, वो कौन से लेवल की हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, सेकेंडरी केयर लेवल। सेकेंडरी केयर लेवल, जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे केयर वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो सेकेंडरी केयर लेवल की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, process in which there is a continuous scrutinizing of factors that determining the occurrence of distribution of disease is। वहाँ प्रक्रिया जिसमें रोग के वितरण की घटना को निर्धारित करने वाले कारकों की निरंतर जांच होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, वह होते हैं सर्विलेंस। क्या बोलते हैं उसको, सर्विलेंस। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोई भी डिजीज़ वगैरह है तो उसके अक्रेंस को या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए जो भी यहाँ पे फैक्टर यूज़ लिए जाते हैं, सॉरी यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, सर्विलेंस की। सर्विलेंस दो टाइप के होते हैं, एक्टिव सर्विलेंस और पैसिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस में होम टू होम सर्वे करके जो भी सैंपल्स वगैरह डाटाज वगैरह है वो कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे मलेरिया के लिए जो है एक्टिव सर्विलेंस यूज़ लिया जाता है, घर होम टू होम सर्वे करके वहाँ से सैंपल लिए जाते हैं। पैसिव सर्विलेंस में क्या होता है, जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है, जो भी आपकी जांच वगैरह होती है, उससे जो डाटाज कलेक्ट करते हैं वो पैसिव सर्विलेंस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कौन सा एक यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। देखिए ये फुट डिफॉर्मिटी है, कंजेनाइटल फुट डिफॉर्मिटी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन, देखिए A4 B3 C2 D1 E5। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, टेल्पिस कैपिटस। टेल्पिस कैपिटस का मतलब है इन्फेक्शन ऑफ नेल बर्ड्स, सॉरी टेनिया कैपिटिस। जो टेनिया कैपिटिस है वो कहाँ का इन्फेक्शन कोज करता है, नेल बर्ड्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करेगा। सॉरी यहाँ पे टेल्पिस कैपिटस जो है इन्फेक्शन जो है स्कैल्प का कोज करेगा। और जो टेनिया कॉर्पोरिस है, टेनिया कॉर्पोरिस जो है वो करेगा इन्फेक्शन ऑफ ग्लेब्रस स्किन। जो भी ग्लेब्रस स्किन है उसमें इन्फेक्शन कोज करेगा टेनिया कॉर्पोरिस। जो टेनिया की यहाँ पे स्पीशीज है, पांचों नाम उसी के दे रखे हैं। अब देखिए जो सी है टेनिया क्रूरिस, टेनिया क्रूरिस जो है वो इन्फेक्शन कोज करेगा ग्रॉइन के अंदर। टेनिया पैडिस, जो टेनिया पैडिस है वो इन्फेक्शन कोज करेगा टो वेब के अंदर, टो वेब के अंदर इन्फेक्शन कोज करेगा। और जो टेनिया यूग्नियम है, जो टेनिया यूग्नियम है ये कोज करेगा इन्फेक्शन ऑफ नेल बर्ड्स के अंदर। देखिए इस प्रकार से अलग अलग जो टेनियाज की कैटेगरी यहाँ पे दे रखे हैं, टेनियाज के जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट दे रखा है। टेनिया कैपिटिस, टेनिया कॉर्पोरिस, टेनिया क्रोरिस, टेनिया पैडिस, टेनिया यूनिगियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से याद कर लेना। टेनिया कैपिटिस कहाँ का इन्फेक्शन करेगा, टेनिया कॉर्पोरिस कहाँ का करेगा, टेनिया क्रोरिस कहाँ का करेगा, टेनिया पैडिस कहाँ का करेगा। अलग अलग जो इन्फेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं किस जगह के इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, ये तो अच्छे से आप याद कर लेना। बहुत बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ये थे अपने 100 क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर से। सेकंड शिफ्ट का पेपर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।